हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ सिंप्लीफाइड 27। तो आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 16 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 16 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 के कौन कौन से क्लॉजेस हैं, कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं आर्टिकल 16 में, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो आर्टिकल 16 को सपोर्ट करेंगे, और उसके साथ साथ हम देखेंगे लास्टली द इवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 16 इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। We will see Article 16 in a very simple language. A very short reminder, if you are new to my channel, please to subscribe. So the Article 16 of our Indian Constitution deals with equality of opportunity in the matters of public employment. तो वैसे तो Article 16 में 5 clauses हैं, पर due to amendment 3 extra clauses were added to Article 16. तो अब हम देखेंगे each clauses of Article 16. Okay? So Article 16 clause 1 is very simple. ये बहुत ही सिंपल है. Article 16 clause 1 says that, okay, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में जॉब्स हैं, okay, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो जॉब्स आते हैं, उन जॉब्स के अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. ओके, देयर शैल बी इक्वालिटी in the appointment and employment of an office under the control of state government. तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के बारे में. ओके, सो देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स अंडर द आर्टिकल 16 क्लॉज 2 ऑन विच द सिटीजन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वह ग्राउंड हैं रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट एंड डिसेंट. तो यहाँ पर 7 ग्राउंड हैं अंडर द आर्टिकल 16 क्लॉज 2. ओके, तो आप इन 7 ग्राउंड पर किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो आर्टिकल 15 में डिसेंट एंड रेसिडेंट ये 2 ग्राउंड प्रेजेंट नहीं है. ओके, ये 2 ग्राउंड आर्टिकल 16 में ही एड अप किए गए हैं. व्हाई दिस 2 ग्राउंड्स डिसेंट एंड रेसिडेंट्स आर एडेड टू आर्टिकल 16 क्लॉज 2? ओके, these grounds are absent in article 15. So dissent is another form of discrimination for an individual. Okay, आपको कोई भी इस ग्राउंड पर नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकता कि आप डिसेंट नहीं हो, आप डिसेंट नहीं लग रहे हो, इसीलिए आपको इस जॉब में नहीं लिया जाएगा. नहीं, ऐसे नहीं कर सकती. एज फार एज रेसिडेंट की बात करें तो द रेसिडेंट इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल. पीपल से दैट यू आर नॉट फ्रॉम दिस स्टेट, यू आर आउटसाइडर. ओके, तो आप लोग इस ग्राउंड पर कि वो इस स्टेट का रेसिडेंट नहीं है, इस पर आप किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल 16 क्लॉज 3. So we have already seen 16 clause 1, we have already seen 16 clause 2. Now we will move on to article 16 clause 3. So article 16 clause 3 is an exception to clause 1 and clause 2 of article 16. So article 16 basically provides a reservation based on resident. We will see this with an example. If we take a particular area into consideration and some part of it is well developed and few parts of it is underdeveloped, so the parliament will make a provision for those who live in underdeveloped area. This is called reservation based on resident. So now we will see about Article 16 clause 4. Basically Article 16 clause 4 provides a reservation in services under the state for those who are backward. Okay, it provides a reservation in favor of a backward class of a citizen. Now the backward class include the STs and the SCs. So there is one case law that is Balaji versus State of Mysore. तो इस केस में कहा था कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इज एप्लीकेबल ओनली इफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. द फर्स्ट कंडीशन इज द क्लास ऑफ सिटीजन्स इज बैकवर्ड. द सेकंड कंडीशन इज द सैड क्लास इज अंडर रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज. तो जब ये 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तब भी आर्टिकल 16 क्लॉज 4 अप्लाई होगा. तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 तो हमने देख लिया. अब हम देखेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 5 के बारे में. आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 4A आता है और उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 4B आता है, जो कि अमेंडमेंट्स के द्वारा आए हैं. पर हम अमेंडमेंट्स को बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम ऑल द क्लॉजेस को देखेंगे जो कि आर्टिकल 16 में है. अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 5. Article 16 clause 5 is very simple. Article 16 clause 5 provides reservation in religious institution. Article 16 clause 5 का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और
उस इंस्टीट्यूशन का मेंबर बनने के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपको उस पर्टिकुलर रिलीजन का होना पड़ेगा, तो ही आप उसका मेंबर बन सकते हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 के वायलेटिव नहीं है। So we'll see an important case law in Article 16, that is T. Devdasan versus Union of India. This case is of 1964. तो इस केस से पहले क्या होता था कि अगर ST SC कोटा है इस साल और इस साल वो कोटा फुलफिल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर इस कोटा को कैरी फॉरवर्ड किया जाता था। तो हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने 17% सीट्स रिजर्व की ST एंड SC के लिए, और अगर उस साल वो सीट्स फुलफिल नहीं हुए तो उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता था नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स में। तो 1961 में ये रिजर्व्ड सीट 64% हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाय 4:1 मेजॉरिटी इस रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया और कहा कि रिजर्वेशन 50% से अबाव नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 की जब बात आती है तब इंदर साहनी केस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस केस इज ऑल्सो नोन एज मंडल कमीशन केस। तो इस केस में क्या हुआ था कि जनवरी 1979 में गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया था चेयर्ड बाय श्री BP मंडल। The main objective of this commission was to investigate socially and educationally backward classes within Indian society. कमीशन ने 3743 क्लासेस को आइडेंटिफाई किया एंड 27% रिजर्वेशन को रेकमेंड किया फॉर दिस कास्ट। उसके बाद 1919 में गवर्नमेंट ने 27% सीट रिजर्व्ड की इन स्टेट एंड गवर्नमेंट सर्विस में। अब मंडल कमीशन रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के बाद 3 महीने तक एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट चले। इसमें लोगों का और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक रिट पिटीशन फाइल की चैलेंजिंग द ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ गवर्नमेंट। 1991 में गवर्नमेंट ने एक और ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया और 1990 का जो मेमोरेंडम था उसमें 2 चेंजेस लाए। पहला, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के पुअरर सेक्शन को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, और दूसरा, एडिशनल 10% वैकेंसीज रिजर्व किए जाएंगे फॉर अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ हायर कास्ट। तो इस केस में जजमेंट ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने 6:3 मेजॉरिटी के साथ ये कहा कि 27% रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और रिजर्वेशन सिर्फ अपॉइंटमेंट तक ही लागू है, ना कि प्रमोशन में। तो अब हम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो इंदर साहनी केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो रिजर्वेशन है वो प्रमोशन में लागू नहीं है, बट वो सिर्फ अपॉइंटमेंट में ही लागू है। But the parliament realized that the decision given in Inder Sahani case is not correct. So the parliament added a new clause, that is 4A, to Article 16 in its 77th amendment of 1995. In that clause, it was stated that the reservation is applicable to promotion as well for ST and the SC if they are underrepresented in state services. इसके बाद 81st अमेंडमेंट आया 2000 में और एक और क्लॉज आर्टिकल 16 में ऐड किया, दैट इज़ 4B। इस क्लॉज की वजह से जो 50% सीलिंग थी रिजर्वेशन में उसको हटा दिया। तो इस पूरे आर्टिकल में कहीं पर भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में नहीं डिस्कस किया। तो 2019 में एक और अमेंडमेंट लाया एंड दैट वाज 103rd अमेंडमेंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस अमेंडमेंट में आर्टिकल 16 में एक और क्लॉज ऐड किया, दैट इज 6। सो आर्टिकल 16 क्लॉज 6 प्रोवाइड्स अ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। So that's it all for today's video. If you have any difficulty, please let me know in the comment section. And if you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.